Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will discuss the weekly current affairs of Haryana for the 4th week of January 2021. हरियाणा के पिछले एक हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So let us start with it. Before starting, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल दीज फ्री वीडियोज एवरी वीक. Now, starting with the first news, potato seeds made without soil with little help from Peru. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है. हरियाणा के एक इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप की है. विच इंस्टीट्यूट? इट इज़ द पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर इन शामगढ़. पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर इन शामगढ़. So this potato technology center in Shamgarh in district Karnal has partnership with Central Potato Research Institute Shimla, CPRI Shimla and International Potato Center Peru. इन तीनों ने मिलकर कुछ ऐसे पोटैटो सीड्स डेवलप किए हैं इन द एयर विद द हेल्प ऑफ एरोपोनिक टेक्निक. तो ये एरोपोनिक टेक्निक क्या है और कैसे ये हरियाणा में स्पेसिफिकली पोटैटो की खेती को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, दैट इज़ वाई दिस न्यूज़ इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव. पेरू से ये टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं. सो व्हाट हैपन्स इन दिस टेक्निक? देयर इज़ नो नीड फॉर सॉइल एंड अदर ग्रोइंग मीडिया. सॉइल के बिना उगाए जा सकते हैं, कोई दूसरा भी मीडिया यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता. एरोपोनिक्स टेक्निक में होता क्या है? द पोटैटो सीड्स आर ग्रोन इन मिस्ट एनवायरनमेंट and the potato seeds grown through this technology are free from soil borne diseases. अब मिट्टी की जब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही तो मिट्टी से होने वाले डिजीजेस जो हैं वो भी इसमें नहीं होंगे. सो 3 यूनिट्स अब तक एस्टैब्लिश किए गए हैं जिनकी जो कैपेसिटी है वो है 10 लाख मिनी ट्यूबर्स ऑरिजिनेट करने की एक क्रॉप साइकिल में, जो कि 3 महीने का होता है. यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, जो पोटैटो प्रोडक्टिविटी है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है इससे. The production of seeds through this technique is much higher than conventional methods. तो बहुत ही ये एक डिफरेंट मेथड है कि कैसे बिना मिट्टी के पोटैटो सीड्स को उगाया जा सकता है. So what happens in this technique? पहले देखते हैं कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. 7 to 10 times more mini tubers can be obtained in comparison to conventional methods. Conventional methods कौन से हम इस्तेमाल करते हैं? जैसे नेट हाउस या ओपन फील्ड. इसकी जगह मिस्ट से ये जो है वो उगाए जाते हैं. तो टेक्नोलॉजी में होता क्या है? दे हैव प्लांटेड टिश्यू कल्चर प्लांट्स इन द ग्रो चैम्बर्स विच हैव पाइप्स एंड नोजल्स फॉर मिस्ट स्प्रे ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट. तो मिस्ट स्प्रे किया जाता है प्लांट की रूट्स के ऊपर. द रूट्स ऑफ द प्लांट हैंग इन द एयर इन द चैम्बर एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू मिस्ट. यानी कि सॉइल की जगह न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो मिस्ट करती है, विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स. तो जो रूट्स हैं वो हवा में हैंग करते हैं और मिस्ट की तरफ से, मिस्ट की मदद से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं. ऑल द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ एंड ट्यूबराइजेशन आर प्रोवाइडेड थ्रू मिस्ट पीरियोडिकली. द अपर पार्ट कहाँ होता है? रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द चैम्बर. तो चैम्बर में रूट्स को एयर में एक्सपोज किया जाता है और मिस्ट के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो जब सॉइल का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, द सॉइल बेस्ड डिजीजेस विल नॉट हैपन एंड थ्रू दिस टेक्निक द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड. इसे ईजी है ट्रांसपोर्ट करना मिनिमल कॉस्ट पे, राइट. सो दीज सीड्स विल बी गिवन टू ग्रोअर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ताकि इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके. Later, the seed growers will cultivate these seeds in the soil for the multiplication of seeds. आगे इस तरह से बने हुए सीड्स को फर्दर सॉइल में भी जो है वो ग्रो किया जा सकता है ताकि इसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जा सके. सो दिस कैन बी अ वेरी गुड, आई वुड से, मेथड फॉर पोटैटो कल्टिवेशन इन द स्टेट. पोटैटो कल्टिवेशन में हरियाणा को और इनफैक्ट आसपास के और भी स्टेट्स को बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए दिस टेक्निक कैन बी रियली यूजफुल. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से और एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज़.
एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इंडिया में कुछ खास होता नहीं हमारे पास बोलने के लिए कि हम एग्रीकल्चर रिसर्च क्या कर रहे हैं, अदर देन द यू कैन से जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जीएम क्रॉप्स, जैसे कि एक ही है हमारे पास वो बीटी ब्रिंजल, द बैसिलस thuringiensis ब्रिंजल, वो भी अभी बैन है, सॉरी, देयर इज जस्ट बीटी कॉटन, ओनली बीटी कॉटन इज देयर, जो कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसको हम बीज रहे हैं. अदर देन दैट वी डू नॉट हैव मच टू शो टू द वर्ल्ड एज फार एज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज कंसर्न. लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर आप एक एग्जाम्पल मैंशन कर दें अपने आंसर्स में, देन इट कैन एड ग्रेट वैल्यू टू योर आंसर्स कि हम कुछ कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ research and technology in agriculture. Then Australia to share expertise in sports and farming with Haryana. तो पहले एक पेरू के साथ हमने पार्टनरशिप में कुछ किया, पेरू का एक इंस्टीट्यूट था बेसिकली तो, एंड नाउ वी हैव ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की हरियाणा चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है एंड दे हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट कि वो काफ़ी सारे फील्ड्स में आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं. तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया मिस्टर बैरी ओ'फेरल, इन्होंने हरियाणा सीएम के साथ मीटिंग की और कौन कौन से फील्ड्स में इनके में आपसी सहमति बनी कि इसमें हम टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं या कोलैबोरेट कर सकते हैं. दैट इज एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द स्ट्रेंथ ऑफ हरियाणा, नॉट दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. अब एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर द वर्ल्ड लीडर्स. एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ऊपर कोई कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में. उसके बाद स्पोर्ट्स में, नाउ स्पोर्ट्स इज अ ग्रोइंग यू कैन से कल्चर इन हरियाणा. तो स्पोर्ट्स में देन स्किल डेवलपमेंट विच अगेन इज अ थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कौशल विकास एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. हॉस्पिटैलिटी अगेन इज द यूएसपी और अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो कोई सेक्टर किसी एक गवर्नमेंट का स्ट्रांग है, कोई किसी दूसरी गवर्नमेंट का स्ट्रांग है, सो दे आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट देयर. तो अगेन यहाँ पर एक मिनिस्टर का नाम है, तो कोई भी मिनिस्टर का नाम हो तो आपने वो ज़रूर याद करना होता है इफ़ यू आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स. तो हरियाणा एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल ने ये जानकारी दी है. तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, इन सभी सेक्टर्स में इनमें आपस में कोलैबोरेशन होगा. They also discuss the possibility of sharing Australia's expertise with Haryana in the field of food processing and sports. Food processing में of course कोई भी country है जो developed country है उसके पास food processing industry जो है that is much better than it is there in India. और हैरानी की बात यह है कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का जो स्कोप है वो बहुत कम कंट्रीज़ में है, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है. So Australia will offer its expertise to India in food processing technology and also in sports, particularly in hockey and sports research. किस चीज़ के लिए? Performance enhancement के लिए. हरियाणा जो है वो पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स पे, टूरिज्म पे बहुत फोकस कर रहा है. स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म ये दो चीज़ें हैं जिन पे जो एफर्ट किया जा रहा है वो दिखाई भी दे रहा है. जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो रेसलिंग, बॉक्सिंग, इंटरनेशनल मेडल्स जो हैं हरियाणा से आ रहे हैं. बहुत सारे रीजनल एकेडमीज़ जो है, एक तरह से कल्चर बन रहा है हरियाणा में स्पोर्ट्स का, बिकॉज इन द लास्ट 6, 7, 8 ईयर्स 2011-12 से लेकर 2020 तक बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स में रेसलिंग के, बॉक्सिंग के, शूटिंग के मेडल्स जो हैं वो हरियाणा ने लिए हैं. तो एक तरह से कल्चर बनना शुरू हो गया है वहाँ पे. टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट बड़ा कुछ कर रही है, स्पेशली कोविड के बाद से, जैसे कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव को पॉपुलराइज किया जाना, देन रज़िया सुल्तान की टूम को दोबारा से वो किया जाना, यू कैन से रिफर्बिश किया जाना. बहुत सारे ऐसे पुराने टूरिस्ट सेंटर्स हैं जिनको दोबारा रिवाइव करके वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है. सो स्पोर्ट्स रिसर्च में और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सीएम ने ये भी बताया कि स्टेट ऑफ हरियाणा में एक नया डेडिकेटेड डिपार्टमेंट खोला गया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है हमारे लिए क्योंकि जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट में आता है. तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, इन शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 लिस्ट्स.
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट हैं 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स है या जो फॉरेन रिलेशंस हैं ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। देन हाउ कम अ स्टेट इज साइनिंग डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद दिस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट? तो इसमें होता यह है कि स्टेट्स को कुछ लेवल तक, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, कुछ पर्टिकुलर लेवल तक एंगेजमेंट अलाउड होती है, राइट। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट खोला है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है या डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन रिलेशंस नहीं है, फॉरेन कोऑपरेशन है। सो दे कैन नॉट, अ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द विशेज ऑफ द सेंटर। तो कोई भी चीज़ जब कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री के साथ डायरेक्ट अग्रीमेंट या कुछ करती है तो इट हैज़ टू बी क्रॉस चेक्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल। डायरेक्ट रिलेशन कभी भी इंडिया की एक लोअर फेडरल यूनिट यानी कि स्टेट का किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन है कि किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोऑपरेशन या फिर एग्रीमेंट हो रहा है उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रूवल भी यहीं से मिलेगी, देयर अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द सेंटर एज वेल। तो हमेशा सेंटर का एक ओवरआर्चिंग हैंड रहेगा जब भी कहीं फॉरेन रिलेशंस की बात आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टेट डायरेक्टली किसी फॉरेन कंट्री के साथ 100% एंगेज कर ले विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेंटर, दैट इज नॉट अलाउड। तो डिपार्टमेंट सेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन टू एक्ट एज नोडल एजेंसी और नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑल फॉरेन एंगेजमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड डायस्पोरा एंगेजमेंट। तो इन सब पर्पसेस के लिए स्पेशली एक डिपार्टमेंट सेट किया है हरियाणा ने, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कहीं भी आप गवर्नेंस की बात करेंगे, गवर्नेंस की, तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन आपने ज़रूर मेंशन करना है। दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव बाय द हरियाणा गवर्नमेंट ताकि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो कोऑपरेशन है वो स्ट्रेंथन की जा सके। डिजिटाइजेशन भी बढ़ाई गई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, राइट। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली जो एक तरह से एंगेज करने का कारण है कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट बुलाई जा सके, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, स्पोर्ट्स में। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ऑल दिस डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। उसके बाद यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर बात हुई बिटवीन हरियाणा एंड ऑस्ट्रेलिया ताकि क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। सो सम जनरल ट्रिविया। नेक्स्ट, पैक्ट साइन टू जनरेट बायोफ्यूल फ्रॉम क्रॉप रेजिड्यू। ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हरियाणा के लिए स्पेशली, बिकॉज हरियाणा पंजाब 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो स्टबल बर्निंग में इंडिया में टॉप पर आती हैं। पंजाब में तो पिछले साल से यानी कि 2019 के बाद से 2020 में स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स में 160% इंक्रीज देखा गया है। यानी कि पिछले साल करीब 50,000 इंसिडेंट हुए थे और 2020 यानी 2019 में करीब 50,000 इंसिडेंट्स हुए थे और 2020 में वो इंसिडेंट बढ़कर 75-76,000 को क्रॉस कर गए। सो मोर देन 50% इंक्रीज इन द स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। लेकिन हरियाणा में वो कम हुए हैं लेकिन पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हुए। तो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, तो उसके लिए बायोफ्यूल उससे जनरेट किया जा सकता है और उसी के लिए ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है और किसने किया है? कैथल एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया है। कैथल एडमिनिस्ट्रेशन हैज साइंड एन MOU विद दिल्ली बेस्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट GVT, ग्रामीण विकास ट्रस्ट एंड ग्रो डीजल क्लाइमेट केयर काउंसिल GDCCC। तो ग्रामीण विकास ट्रस्ट एंड ग्रो डीजल क्लाइमेट केयर काउंसिल, इन दोनों के साथ कैथल एडमिनिस्ट्रेशन ने MOU साइन किया है ताकि बायोफ्यूल जनरेट किया जा सके क्रॉप रेजिड्यू से एज वेल एज अदर वेस्ट ऑल्सो। बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है ये अगर ये अच्छे से जो है फ्रुक्टिफाई हो पाता है। सो द प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन। तो ये प्रोजेक्ट किस स्कीम का पार्ट है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूज़ कि ये पार्ट है चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट CMGGA डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो चीफ मिनिस्टर की एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स CMGGA डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में
कुछ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कुछ लेवरेज दिया गया है दैट यू कैन इम्प्रूव द गवर्नेंस। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक तरह से लेवरेज दी गई है, उसको एक अथॉरिटी दी गई है दैट यू कैन टेक सर्टेन स्टेप्स फॉर गुड गवर्नेंस इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। उसमें इन्हें फंड बेस्ड जो है हेल्प भी दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ पर्टिकुलर लेवल तक डिसीजंस लेने की पावर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई है। दैट्स हाउ द कैथल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन एबल टू साइन दिस एग्रीमेंट। नहीं तो जनरली यहाँ पर होता द स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU, बट व्हाई इज कैथल एडमिनिस्ट्रेशन और द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइनिंग दिस एग्रीमेंट? दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं, ही और शी हैज बीन गिवन द राइट टू इम्प्रूव द गुड गवर्नेंस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर द CMGGA डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसके अंडर ये साइन किया गया है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। अगेन, कभी भी गुड गवर्नेंस की या गवर्नेंस इन हरियाणा की बात होती है तो आपने CMGGA डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जरूर मेंशन करना है। और इसका पर्पस क्या है? टू सेव द एनवायरनमेंट एंड टू इंक्रीज द इनकम। दोनों चीज़ें होगी इससे, एनवायरनमेंट भी सेव होगा क्योंकि स्टबल बर्निंग कम होगी, एंड सेकेंडली इससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी क्योंकि उससे बायोफ्यूल जनरेट होगा, तो उनको स्टबल के भी पैसे मिलेंगे। द MOU was signed among deputy commissioner। देखिए किसने साइन किया है? डेप्यूटी कमिश्नर ने साइन किया है। सो आई हैव इंक्लूडेड दिस सो दैट यू नो कि ये भी एक नए तरह का गवर्नमेंटल इंटरवेंशन है। इफ एनी ऑफ यू हैज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज योर सब्जेक्ट, तो आपको ये इजीली समझ आएगा कि किस तरह से जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो रही है हरियाणा गवर्नमेंट में, दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड दिस लेवल ऑफ डिसीजंस टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। It will be the first of its kind project across the state। ऐसे प्रोजेक्ट्स उम्मीद की जा रही है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट भी साइन करेंगे, बिकॉज स्टबल बर्निंग इज अ वेरी pervasive problem in Haryana। Another news, Haryana government to build low cost apartments for slum dwellers। स्लम dwellers के लिए फ्लैट्स बनाने की योजना है हरियाणा गवर्नमेंट की। इसकी शुरुआत की जाएगी गुरुग्राम और फरीदाबाद से। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें फ्लैट्स दिए जाएंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिए जा रहे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे दिए जाएंगे, एंड कॉस्ट इनकी वर्कआउट की जाएगी। सो दिस आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं MCQ में, तो यही इसी तरह की स्टेटमेंट्स पे आपको ध्यान रखना है दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कैसे। और ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग, राइट। तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे दिया जाएगा जो कि इंस्टॉलमेंट्स में उन्हें पे करनी होंगी। सो दे विल हैव टू पे। इट इज़ अ सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम, इट इज़ नॉट अ फ्री हाउसिंग स्कीम। गवर्नमेंट उनके लिए लोन्स भी अरेंज करके देगी। तो इसका जो मैकेनिज्म है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल आइडेंटिफाई द स्लम एरियाज। करीब 4 लाख स्लम डिवेलपर्स तो सिर्फ फरीदाबाद में ही है। सो इट्स अ ह्यूज टास्क फॉर द गवर्नमेंट। काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम है ये। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ दिस विल पैन आउट। द प्रोजेक्ट्स विल बी डेवलप्ड एट सेंट्रली लोकेटेड साइट्स विद इन द सिटी। तो इसका क्रिटिसिज्म एक जनरली ये होता है कि बहुत ही जो शहर के बाहर जाकर बहुत ही यू कैन से जो बिल्कुल ही लीस्ट वैल्यू लैंड होता है वहाँ पर ये डेवलप कर दिए जाते हैं। बट हेयर द लोकेशंस विल बी चोजन इन द सिटी, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है गुरुग्राम में, वो ये सर्वे आइडेंटिफाई कर रही हैं, सर्वे कंडक्ट कर रही हैं। और इसकी अगर फिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी स्कीम्स तभी सक्सेसफुल होती है अगर वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाए। लेकिन अगर उनसे कॉस्ट ली जा रही है तो जनरली बाकी जगह पर ये देखने में आया है कि वो फ्लैट्स को थोड़ी देर बाद सेल करके दोबारा से अपनी स्लम में वापस चले जाते हैं। दैट इज़ अ फिनोमिनन दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड स्पेशली इन दिल्ली। वहाँ पर भी ऐसा किया गया था कि मिनिमम कॉस्ट पे जो फ्लैट्स हैं वो एलोकेट कर दिए गए थे, बट देन it was not a very successful exercise, but nonetheless the Haryana government is taking this initiative। Last and सबसे important news आज की, हरियाणा among 10 most innovative states। हरियाणा among the 10 most innovative states in India। तो 6th नंबर पे आया है हरियाणा, और ये इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हरियाणा 6th नंबर पर आया है पूरे इंडिया में, एंड दिस इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय
Niti Aayog, which is the national institution for transforming India. National Institution for Transforming India, नीति आयोग. So नीति आयोग ने नेशनल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया. हरियाणा इज एट 6th पोजीशन. कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार नीति आयोग के. देन अनदर इज सीईओ का नाम पता होना चाहिए आपको. सीईओ इज अमिताभ कांत. दीज आर इंपॉर्टेंट नेम्स, इन जनरल आपको पता होने चाहिए. इसमें टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने. हिमाचल प्रदेश एट द टॉप अमंग द हिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. हिली स्टेट्स की रैंकिंग अलग की जाती है, बड़ी स्टेट्स की अलग की जाती है. तो हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की रैंकिंग में हिमाचल ने टॉप किया है. चंडीगढ़ जो है एज अ यूटी ये 2nd रैंक पे आया है. देन कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें चीजें देखते हैं. इस इंडेक्स को लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था एंड इट रैंक्स द स्टेट्स. बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इनोवेशन कैसे जज की जाती है. कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर रजिस्टरिंग न्यू बिजनेसेस. जो स्टेट कंड्यूसिव या फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है नए बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए. अप्लाइंग फॉर पेटेंट्स, ह्यूमन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स अमंग अदर मेजर्स. जहां पर ये चीज़ें अच्छी होती हैं वो स्टेट उतना ही अच्छा रैंक करती है. अप्लाइंग फॉर पेटेंट्स जहां पर ये प्रोसेस आसान हो, सिंगल विंडो हो और हैसल फ्री हो. ह्यूमन कैपिटल जहां पे अच्छी हो. ना ह्यूमन कैपिटल हियर मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स. तो ये 3 चीज़ें जहां पर जितनी अच्छी होंगी वो स्टेट उतना ही अच्छा रैंक करेगी. एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट जहां सबसे ज़्यादा रिसीव होंगी, जहां पर उसका मैकेनिज्म ईजी होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस अगेन. तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बनता है. दिस इज द क्राइटेरिया. तो ये 2nd एडिशन था. पहला 2019 में लॉन्च किया गया था, यानी कि 2019 के एंड में. दूसरा भी 2020 के एंड में या 21 के स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया है. एंड इस पूरे में जो टॉप किया है वो किया है महाराष्ट्र ने और 2nd नंबर पे है तमिलनाडु. सो महाराष्ट्र इज एट नंबर 1 एंड तमिलनाडु इज एट नंबर 2. तेलंगाना जो है ये आया है 4th प्लेस पे और केरला जो है ये 5th स्लॉट पे आया है. इस वजह से जो हरियाणा है दैट इज एन नंबर 6th इन द लिस्ट ऑफ 17 मेजर स्टेट्स. तो टोटल 28 स्टेट्स हैं, उसमें से मेजर स्टेट्स जो हैं वो 17 हैं और 11 जो हैं दे आर हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स हो गई, 8 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट. देन देर आर हिमाचल, उत्तराखंड. तो टोटल 11 स्टेट्स जो हैं वो इसमें आती हैं, जिसमें हिमाचल ने टॉप किया है और 17 मेजर में महाराष्ट्र ने टॉप किया है. बिहार जो है इसमें बॉटम पर आता है. आउट ऑफ दिस 17 स्टेट्स बिहार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में सबसे नीचे है. और ये जो इंडेक्स है इट इज़ मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, जो कि WIPO लॉन्च करती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके बेसिस पे ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है. राइट. सो इनोवेशन से बेसिकली होता क्या है, इंडिया कैन ऑगमेंट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. और हरियाणा में वैसे ही जो सदर्न हरियाणा है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारे जो रीजन है यहाँ पर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है. तो इट इज़ होपफुल कि 6th रैंक हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, बट गवर्नमेंट कैन डू रियली वेल इन द कमिंग ईयर्स. 6th से इसको 1st तक लाने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, बिकॉज हरियाणा हैज़ इट दैट जिस लेवल की यहाँ पर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है, हरियाणा कैन डेफिनेटली राइज इन रैंक. उसके लिए कुछ सजेशंस आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स के लिए लिख सकते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीक्स हरियाणा करंट अफेयर्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.